नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश घिल्डियाल द्वारा चमोली पहुंचकर बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष कार्याधिकारी केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट्स वर्क्स भास्कर खुलबे भी उपस्थित रहे। रुड़की के बेलडा मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अब सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री जी से जो बेलड़ा में जो घटनाक्रम हुआ, हमने उस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हमने कहा किस तरीके से एक मामले को उलझाया गया और ऐसी स्थिति आई कि वो चिंताजनक है, और हमने उसकी न्यायिक, हमने कहा उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को आप मदद करिए और केस जिस धारा में बनता है वह जांच के बाद उस धारा। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक एक बड़ी रैली होनी है। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी की इन तैयारियों पर कटाक्ष किया। कांग्रेस और बसपा ने कहा कि बीजेपी जनता से झूठ, वादे और जुमलेबाजी करती है। प्रदेश में बहुत सी ज्वलंत मुद्दे हैं, बीजेपी ने इनको दरकिनार कर दिया है। अपनी चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश के सभी 5 लोकसभा में रैली करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। इस महारैली के संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि माह के अंत में 27, 28, 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर रैलियां की जाएंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी रैलियों में मौजूद होंगे। संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण अभियान है और इस अभियान के तहत हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने का लक्ष्य रखा है। और जैसे कि हमने पूरी 5 लोकसभाओं में 5 जगह हमने बड़ी बड़ी प्रेसें की थी और फिर विधानसभा बार भी हमने प्रेस की है। और साथ में हमारे चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, चाहे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो, चाहे हमारे विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम हो, या हमारे जो है विकास तीर्थ, यानी कि एक लोकसभा में जो बड़ा विकास का काम हुआ उसको विकास तीर्थ के रूप में हमने माना है। और वहाँ टिफिन बैठकें भी की हैं। टिफिन बैठक के माध्यम से भी हमने कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने का और जनता के साथ मिलने का कार्यक्रम रखा था, जो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कार्यक्रम बनाए गए हैं। और जो अब हमारा 20 तारीख से 30 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान डोर टू डोर चलने वाला है। इसमें हमारा एक पत्रक देंगे और एक हम मिस कॉल के माध्यम से भी सब लोगों से जन समर्थन मांगने वाले हैं। इसमें हम जो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9090902024, यानी कि 9090 3 बार और 2024, इसके माध्यम से मिस कॉल कराएंगे और मिस कॉल के माध्यम से हम उनसे कहेंगे, हमारा उसमें एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा कि भाई आपका नाम और पता क्या है। जो सही नाम और पता लिखेगा उसको मोदी जी का पत्र। कहना चाहता हूँ कि भाजपा की तैयारी तो जब से चुनाव होता है और आने वाले चुनाव तक तैयारी करने का ही काम है। ये सिर्फ जुमला पार्टी है, विकास की राजनीति इनसे कोई मतलब नहीं रखती। युवा रोजगार, बेरोजगार दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करे, ये सिवा का सिवा धोखा है। कोई पूछना चाहता है, कोई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के और स्टेट सरकार के द्वारा अगर युवाओं को कोई रोजगार मिला है तो कोई मुझे बताए। अभियान से कोई किसी का पेट भरता है? कुछ नहीं होता है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा
और इस बार जो है भाजपा सरकार समाप्ति की हो रही है। जो है हम चाहते हैं कि एक दलित इस देश की प्रधानमंत्री बनी, वो बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तब से ये सिर्फ चुनाव जीतने की और चुनाव हारने की तैयारी में लगे रहते हैं। इन्हें बाकी जनता के किसी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ों तक से पलायन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दों से अलग हटके जो जनसंपर्क कर रही है ना, जनता के बीच में जाकर ये बात सुने कि यहाँ की सड़कों के क्या हाल हैं। यहाँ उत्तराखंड में इतना बड़ा अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, उस कांड में आज तक हमारे आईपी का नाम तो उजागर कर दीजिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई उजागर नहीं किया उस कांड का भी। और देखिए देहरादून के अंदर कितने बेरोजगार युवकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, लाठियों से मारा गया है। इन चुनावों में जनता इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाने का काम करेगी। अरे इस देश में माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी। सनातन धर्म के लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने का आरोप लगाते हुए फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के लिए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने तहरीर दी है। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि इस फिल्म के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में याचिका भी दायर कराएंगे। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक की ओर से थाना कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया है, आदि पुरुष फिल्म ने रामायण का अपमान किया है। इससे सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि सालों पहले रामानंद सागर की टेलीविजन में प्रसारित रामायण ने जहां सभी धर्म के लोगों को सीख देकर सबके हृदय में अपना अलग स्थान बनाया, वही वर्तमान में आदि पुरुष फिल्म ने सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं आहत की है। फिल्म में आपत्तिजनक डायलॉग है। देखिए, एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसमें हमारे रामायण ग्रंथ महाग्रंथ का अपमान किया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेकर जो हमारे नायक हैं, जो हमारे आराध्य हैं, माता सीता, हनुमान जी, और उसके खलनायक जिसे माना जाता है रावण तक के किरदार को इस तरीके से चित्रण किया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है, जो अपने आप में बहुत ही जिसमें हमारा पूरा विरोध है। और इस तरीके से हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कैसा सेंसर बोर्ड है, किस तरीके से वर्तमान की सरकारें चल रही हैं जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि क्या बार बार इस प्रकार के कृत्य किए जाएंगे। रामायण जैसे महाग्रंथ के साथ छेड़छाड़, जिसे वाल्मीकि रचित रामायण, अल्मोड़ा का इतिहास है। 1860 में यहाँ रामलीलाएं प्रारंभ हुई। महान कलाकारों ने, उदय शंकर जी जैसे लोगों ने रामायण का में और बड़े बड़े लोगों ने इसमें अभिनय किया है, अब इस रामायण को, रामलीला को आगे बढ़ाया है। और उसके बाद भी आज इस तरीके के कृत्य हम सबके सामने, और कोई बोलने को तैयार नहीं है, सरकारें बोलने को तैयार नहीं है, सेंसर बोर्ड उसको देख नहीं रहा है। माता सीता के जिस तरीके से उन्होंने वस्त्र पहना रखे हैं, जिस तरीके से चीज़ें कर रखी हैं, इसमें हमारा पूरा आक्रोश है, पूरी हमारा विरोध है। और पहली चरण में हमने एफआईआर दर्ज किया, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये फिल्मों में, जहाँ जहाँ फिल्में दिखाई जा रही हैं, वहाँ अपने हिसाब से, अपने तरीके से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और तत्काल प्रभाव पर हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से निर्देशक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार, जितने लोग हैं, यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री से इसके लिए समय मांगा जा रहा है और संभवतः दिसंबर के दूसरे हफ्ते में समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। जुलाई के दूसरे हफ्ते से रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। देश के कई शहरों में 5 से 6 रोड शो के अलावा दुबई और सिंगापुर में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। सचिव, मुख्यमंत्री और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इन दोनों जगहों पर अधिक संख्या में इन्वेस्टर्स हैं। और इसमें चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुविधा अनुसार तिथि हमें मिल जाए, तो इसलिए तिथि को हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और हमारी जो जितने रोड शोज़ होनी है, तो रोड शोज़ हम विद इन द कंट्री 5 या 6 करेंगे, और आउटसाइड द कंट्री 2 रोड शोज़ करेंगे। ये रोड शोज़ हम लोग जुलाई के 2nd वीक से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयारियां हम लोग कर रहे हैं।
सर फॉरेन में कहाँ ये रोड शो होंगे और उन स्थानों का चयन क्यों किया गया? अभी दुबई और सिंगापुर दो ही जगह किया गया है, क्योंकि दो जगह पे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और यूरोप वगैरह हमने इसलिए नहीं रखा कि यूरोप में अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कंट्रीज़ में तो रिसेशन भी चल रहा है। इसलिए दुबई इसलिए है कि हमारी मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा HNIs हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सिमिलरली सिंगापुर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के इन्वेस्टर्स काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 23 से 26 जून तक राज्य के जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है तथा इस दौरान विशेष एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज शुक्रवार 23 जून को राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, हरिद्वार जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्थानों में 30 से 40 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 24 जून से 26 जून तक 72 घंटे भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट के मुताबिक राज्य के जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने, बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र बौछार और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। और इस खबर पे अधिक जानकारी साझा करने के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगले 3 दिन तक लगातार मौसम बदल सकता है। इसकी लिए चेतावनी जारी करी है यहाँ मौसम विभाग की तरफ से और उत्तराखंड के सभी 13 जिले कहीं ना कहीं इस बदलते मौसम से प्रभावित होने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ जो दूरवर्ती इलाके हैं उत्तराखंड के, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर काफी मौसम बिगड़ने के जो यहाँ पर संकेत है वो लगातार मिल रहे हैं और तेज बारिश की कहीं ना कहीं संभावना लगातार जताई जा रही है। नैनीताल जिले की बात करें, पिथौरागढ़ जिले की बात करें, बागेश्वर जिले की बात करें तो यहाँ मौसम क्योंकि बदलता हुआ दिखाई भी दे रहा है और जो तेज हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक लगातार चल रही है। और अगर आज सुबह की बात करें तो कुछ बूंदाबांदी जरूर हुई थी पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अभी मौसम हालांकि सामान्य, लेकिन मौसम का मिजाज देखकर लगता है कि यहाँ जो मौसम बदल सकता है उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनकी तरफ से एहतियात बरती जा रही है। और जो खासकर जो अति संवेदनशील एरिया है पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर कहीं ना कहीं निगरानी रखी जा रही है। जो जिले की जिलाधिकारी उनकी तरफ से निर्देशित किया गया है आपदा प्रबंधन टीम को कि अगर कोई भी स्थिति यहाँ पर बिगड़ती है तो उसके लिए तैयार रहा जाए। और अगर इसके अलावा बात करें गढ़वाल मंडल में भी जो पर्वतीय इलाके वहाँ पर मौसम खराब हो सकता है, उसको लेकर के रेड अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है और पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। जनपद उधम सिंह नगर में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि किसानों की धान की रोपाई शुरू होनी है। अब ऐसे में समय पर इस बारिश से धान की बुआई में लाभ मिलेगा, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की माने तो ये मौसम की पहली बारिश है, जिससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी और खेती के लिए रामबाण साबित होगी। आज से ही कुछ किसानों ने धान की फसल की रोपाई भी शुरू कर दी। इसे लोग इतनी राहत मिली है, गर्मी इतनी थी कि लोग अटैक पड़ रहे थे लोग, जो अब इतनी राहत मिली, लोगों को बहुत शगुन है। गर्मी से पहली बारिश है उत्तराखंड की है, बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। किसानों के खेती के लिए अब धान की खेती के लिए जो बुआई करेंगे उसके लिए तो
उत्तराखंड के चंपावत में भव्य धूमधाम के साथ 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुई स्थानीय महिलाओं और छात्राओं ने सबसे पहले चंपावत DGIC से महोत्सव स्थल गौरल चौड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फिता काटकर और दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालयों की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। साथ ही सूचना विभाग में पंजीकृत जय भीमसेन थारोत्थान समिति बनबसा और जय गोलजू जन्मभूमि संस्कृति केंद्र चंपावत द्वारा मनमोहक और आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभासदों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। और मंच पे आने के कारण से बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पर अपने प्रतिभावान लोगों को भी आगे निखारने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। आने वाले समय के अंदर जो विकास की मुख्य धारा है वो भी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के नाते से यहाँ पहुँचने से उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक मंच की उपलब्धता है। मैं गोलजू महोत्सव के माध्यम से हमारे कुमाऊँ के, काली कुमाऊँ के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत उत्तराखंड के तीर्थ नगरी हरिद्वार में आने वाले कांवड़ियों के लिए पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है, जिसके माध्यम से आने वाले शिव भक्तों को यातायात, रूट डाइवर्जन, खोया पाया केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही पार्किंग की जानकारी इस QR कोड के द्वारा मिल जाएगी। पुलिस द्वारा इस बार कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए एक नई पहल की है, जिसमें कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और आसानी से शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर जा सके। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा 10 लाख QR कोड जारी किए जाएंगे। सारी इतने संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं, डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भी भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, वो उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहां पहुंच भी सकते हैं। वापसी का रास्ता क्या रहेगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाइवर्जन है कहीं पर, तो वो भी उनको समय टू समय उस QR कोड। उत्तराखंड के कोटद्वार के जनपद पौड़ी में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में इस अवसर पर SDM के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। ज्ञापन का हवाला देते हुए महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों की वाजिब मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर मौन बनी हुई है। लंबित प्रकरण है, 23 साल हो गए राज्य बने हुए, अभी तक आंदोलनकारी चिन्हीकरण का मसला ही पूरा नहीं हो पाया। एक उसको लेकर और एक 10% क्षैतिज आरक्षण जो पिछली बार इन्होंने जो अपसम्मति से सिफारिश से मंजूर कर दिया था और इन्होंने कहा कि हमने पास कर दिया, उसके इन्होंने मिठाइयाँ तक बांट दी था, आज तक वो लागू नहीं किया गया। देहरादून में मैं लगातार साथी बैठे हुए और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अलग ही मामला है, क्योंकि 31 सितंबर माह में 2021 में आया था कि भाई जितने भी लंबित प्रकरण हैं उसे पूर्ण किया जाए और
देहरादून में बीजेपी में मौजूदा विधायक और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी की जो नई बिल्डिंग देहरादून के रिंग रोड पर बनने जा रही थी, उस भूमि पर आरटीआई द्वारा खुलासे में भीमी टी गार्डन की है। इस पर कल कोर्ट में तारीख है, जिस पर कल उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विधिक राय लेने के बाद ही इस मामले में उचित निर्णय लेंगे। बिल्कुल नोटिस जारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में की व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसकी ज़मीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, तो उसमें हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद वहीं उत्तराखंड के देहरादून में नगर निगम की नए वार्डों में स्थित हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। इन्हें 3 साल के बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगली बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। महापौर उनियाल गामा ने बताया कि सरकार ने नगर निगम करने वार्डों में 10 साल के लिए हाउस टैक्स माफ किया। कमर्शियल भवन के मामले में असमंजस की स्थिति के चलते कमर्शियल टैक्स धारकों ने भी टैक्स जमा नहीं किया। हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है, छूट केवल आवासीय भवनों पर मान्य होगी। कमर्शियल भवनों को टैक्स जमा करना होगा। हाउस टैक्स को ब्याज के लेके ये समस्या ये आ रही है कि जहाँ ये नया क्षेत्र हमारा जुड़ा है, जो कमर्शियल उनके भवन है, कमर्शियल भवन में पहले तो स्थिति शासन से स्पष्ट नहीं थी कि इनको छूट है या नहीं। उसके बाद शासन से जो है स्थिति क्लियर होकर आ गई कि जो कमर्शियल है उसमें सरकार ने छूट नहीं दी है। कुछ लोग इसमें ऐसे थे कि वो टैक्स जमा करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनसे टैक्स लिया नहीं। अब उनको जो है ब्याज के साथ जो है हमारे यहाँ से नोटिस जा रहे हैं। तो जो कमर्शियल वाले हैं, कुछ लोग मेरे से मिले थे और अधिकतर जो हमारे पार्षद हैं उनका भी कहना यही है कि इन पे डबल मार हो रही है। वो टैक्स भी देना चाह रहे थे लेकिन निगम ने लिया नहीं, और आज ब्याज समेत जो है उनसे। तो मैंने कहा था अगर ऐसा विषय है तो इसे हम बोर्ड बैठक में रखेंगे। बोर्ड बैठक में जो भी निर्णय होगा, अगर उनको ब्याज पे छूट की बात है तो ब्याज पे छूट के लिए विचार किया जाए। उत्तराखंड के गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 10 बड़े कॉलेजों को असंबंध के विषय पर बोलते हुए डीबीएस कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये कार्रवाई सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस समय कॉलेजों में एडमिशन होते हैं और अगर ऐसा कुछ करना था तो इस पर 6 महीने पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि एक और विश्वविद्यालय CUET परीक्षा के माध्यम से एडमिशन की बात कर रहा है और दूसरी ओर उन्होंने बिना समय गंवाए कॉलेजों को असंबद्ध कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इससे हजारों छात्रों के साथ संस्थान भी प्रभावित होंगे। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने की अपील की। नहीं, देखिए, संबद्धता का जहां तक प्रश्न है वो प्रबंध तंत्र के क्षेत्र में आता है। अभी तक तो विश्वविद्यालय ने प्रबंध तंत्र को कोई पत्र भी नहीं दिया है कि इस सत्र से आपकी संबद्धता खत्म की जा रही है। कोई भी विचार क्या करेगा जाकर के? आपने तो एकाएक इसी में डिसीजन लेकर के अपना वेबसाइट पर डाल दिया है। आपने आज तक कोई पत्र नहीं दिया है। अब वहां से स्वीकृति केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आपको मिलेगी, उसके बाद में आप सूचित करेंगे, तो तब तक तो समय निकल जाएगा बच्चे का प्रवेश का। तो मैं सोचता हूं कि ये कार्रवाई अगले सत्र से अगर होती तो शायद कोई असुविधा न होती विद्यार्थियों को इस सत्र में प्रवेश हर हालत में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को। उत्तराखंड में लव जिहाद के साथ अब धर्मांतरण के मामले भी प्रकाश में आने लगे हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत श्रीनगर में पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पर श्रीनगर की एक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल कुछ दिनों से श्रीनगर में एक मामला जोरों से चर्चा का विषय बन रहा था, जिससे एक विशेष समुदाय के युवक पर एक स्थानीय युवती को बहला फुसलाकर भगाने की बात की जा रही थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने भी श्रीनगर कोतवाल से मुलाकात की थी। पुलिस टीम ने 12 घंटे के अंदर ऋषिकेश से आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पुत्र पर पीड़िता से छेड़छाड़ की अतिरिक्त धारा भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता और पुत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया गया।
एक शिकायत आई थी हमारे थाना श्रीनगर पे, जिसका आधार पर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि एक मेरी लड़की जो है वो विशेष समुदाय की एक लड़की है और एक विशेष समुदाय का लड़का है। उस लड़की की दोस्त है वो, और वो जो लड़का विशेष समुदाय का, उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, जो इसके सहेली के द्वारा जो है इसको जो है इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करने, तो इसे हिजाब पहनना, नमाज कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए उसको आकर्षित किया गया। और निकाह के लिए भी मतलब उसको जो है इस तरह से करने के लिए कहा गया कि उस लड़के से निकाह कर ले। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे संज्ञान में आई तो तुरंत ही जो है SSP महोदया पौड़ी के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी, और इस लड़के को जो है, उनके पिताजी को भी, इनको जो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देहरादून से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और दोनों को माननीय न्यायालय का समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा अपराध संख्या 42/23, धारा 354 और 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के। उत्तराखंड के नैनीताल और आसपास के इलाकों में आजकल पर्यटन सीजन चरम पर है, लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भीमताल और नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल शहर से बाहर रूसी बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से निजात दिलाने के लिहाज से नैनीताल पुलिस हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। SSP नैनीताल का कहना है कि अभी ट्रैफिक व्यवस्था का ये प्लान शुरुआती चरण में है। इसे प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसमें सभी विभागों की रायशुमारी कर प्लान तैयार किया जाएगा। इस समय नैनीताल में टूरिस्ट सीजन चल रहा है और भारी संख्या में टूरिस्ट जो है आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है। पर्यटन व्यवसाय को हमारे यहाँ बहुत इससे जो है बूम मिला है। इसमें जो नए डेस्टिनेशन हैं मुक्तेश्वर, रामगढ़, वहाँ भी भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। इसमें वीकेंड में खासकर सैटरडे और संडे भारी संख्या में टूरिस्ट में आने की वजह से आपका क्योंकि भीमताल से ट्रैफिक अलग आता है और आपका नैनीताल से अलग आता है, इसमें नैनीताल के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसको इस बार सख्ती से लागू किया गया, जिसमें रूसी 1 और रूसी 2 में नारायणनगर पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। जैसे ही 90% अंदर की पार्किंग फुल हो जाती है, उसकी वजह से नैनीताल में जो स्थिति है वो नियंत्रित रहती है। और दूसरा जो है हल्द्वानी के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको, और जो जहाँ पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ये प्लान बहुत जल्दी लागू हो जाएगा और इसमें हम लोग अभी शुरुआती उसमें चल रहे हैं। इसमें अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। 23 तारीख को इसमें एक बृहद मीटिंग संभावित है। उसके बाद इसमें अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।